Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. India, demographically speaking, is a young nation. कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन है उसमें यंग जो पीपल हैं, यानी कि जो जॉब कर सकते हैं, वर्किंग पीपल जो होते हैं, प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव जो पीपल होते हैं, उनकी संख्या उन लोगों से ज्यादा है जो वर्क नहीं कर सकते हैं या इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं। दो लोग इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, एक तो 18 साल से नीचे के जो यंग किड्स हैं, इन्फेंट्स हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते तो वो बेसिकली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड पीपल हु आर अबव 60 ईयर्स 65 ईयर्स जो एजेड हो जाते हैं, जो उस समय जॉब वॉब नहीं कर सकते हैं, तो इकोनॉमिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। इसके बीच में 18 से लेके 65 के अप्रोक्सीमेटली जो ये लोग हैं, दे पीपल कैन वर्क, वो जॉब कर सकते हैं एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। इंडिया को यंग नेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन है, रेशियो है, उसमें जो ये यंग पॉपुलेशन है, पीपल हु आर केपेबल ऑफ डूइंग इकोनॉमिक वर्क, इज लार्जर देन द ओल्ड पीपल एंड देन द चिल्ड्रन। अब सवाल यह है कि ये जो कंपोजिशन होती है ये चेंज होती जाती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं उसको। हम इंडिया जब आजाद हुआ तो उस समय मोर्टेलिटी रेट भी हाई था हमारा और हमारा बर्थ रेट भी हाई था, तो बेसिकली जितने लोग पैदा होते थे उतने ही लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। पर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़ती है, एजुकेशन, मेडिकल एडवांसेस होते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट पहले कम होता है और बर्थ रेट थोड़ा स्लोली कम होता है। तो यानी कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे होते हैं लेकिन उतने लोगों की मृत्यु नहीं हो रही होती है। इसलिए जो यंग पॉपुलेशन है वो तो एक्सपैंड कर जाती है और जो क्या नाम है, ओल्ड पॉपुलेशन है, वो उस रिलेटिवली उस स्पीड से एक्सपेंड नहीं करती है। बट उसके बाद एक ट्रांजिशन होता है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एंड आफ्टर अ व्हाइल जो ये यंग पॉपुलेशन है दिस गेट्स ओल्डर, वेयर एज नई पॉपुलेशन यंग जो है वो स्लोली बढ़ती है, क्योंकि फिर एजुकेशन की वजह से बर्थ रेट भी कम हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली का एक इंडेक्स, यानी कि हमारा जो ये यंग कंट्री है ये धीरे धीरे एजेड होगा और उस समय जो लोग एजेड हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगी। अब रिसेंटली इकोनॉमिकली एडवाइजरी काउंसिल जो होती है, प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इन्होंने एक इंडेक्स रिलीज किया जिस इंडेक्स का नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। ये इंडेक्स डिस्कस करता है कि इस समय हमारे देश में कितने एजेड लोगों की पॉपुलेशन है, यानी हमारे देश में कितने दादा दादी हैं और आने वाले समय में कितने हो जाएंगे, एंड हाउ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे कि द शेयर ऑफ एल्डर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 7.5% इन 2001 टू 19.5% इन 2050। तो अंदाजे में कहने की बात है कि अगर हम एक कैलकुलेशन के लिए इजी फिगर यूज करते हैं कि 2001 में अगर हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ के करीब थी तो उसमें से 7.5 करोड़ लोग एजेड थे, जिनको हम दादा दादी कह सकते हैं। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो 7.5% है, दिस विल चेंज। ओके, सो बाय 2050 जब हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ हो जाएगी तो उस समय 20% के करीब जो लोग होंगे वो एजेड होंगे, यानी कि 30 करोड़ लोग एजेड हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 150 का 20%। इस प्रकार से बदलाव होगा। अब सबसे पहले ये बात कीजिए कि जो ये इंडेक्स है ये रिलीज किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि किसी लॉ से भी नहीं बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक और उससे रिलेटेड इश्यूज पे एडवाइस करती है। तो इन इंडेक्स के द्वारा अब गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स प्लान कर सकती है एल्डरली लोगों के लिए, फ्यूचर में देखे कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पेंशन स्कीम्स की जरूरत पड़ सकती है, इनकम रिलेटेड जो स्कीम्स है एजेड लोगों की उनको बनाने के लिए। इंडेक्स जो है स्पेसिफिकली एक दूसरे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने बनाया है, दे प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने उन्होंने बोला एंड दिस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बेसिकली प्रिपेयर्ड दैट इंडेक्स एंड इट शेड्स लाइट ऑन द प्रॉब्लम व्हिच इज फेस्ड बाय द एल्डरली। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत ही बड़ा अच्छा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया में ही बेस्ड है, और इस प्रकार के जो रिसर्च है गवर्नमेंट के कहने पे रिलेटेड, ताकि हम अपनी पॉलिसीज को प्लान कर सके। क्योंकि आप जो ये छोटी मोटी कोई पॉलिसीज होती हैं, वही सुकन्या समृद्धि स्कीम आ गई, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऐसे बैठ के नहीं सोचती है, दे प्लान इट अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री, या फिर किसी एल्डरली के लिए कोई पेंशन स्कीम है, उन सबको प्लान करने के लिए हमें इस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। अब क्या करता है कि जो इंडेक्स है दिस आइडेंटिफाइज फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजनल पैटर्न्स ऑफ द एज इन द कंट्री, ठीक है, रीजनल पैटर्न्स ऑफ द एजिंग अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स एंड असेसेस द ओवरऑल एजिंग सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे देश में कौन से राज्य में
कितने लोग एजेड हैं, ज्यादा किस राज्य में है, कम किस राज्य में है। अलग अलग पॉपुलेशन है तो हर एक पॉपुलेशन, इंडिया का 7.5% था 2001 में, बट अलग अलग स्टेट का अलग हो सकता है। किसी स्टेट का इस समय 15% हो सकता है, किसी स्टेट का इस समय 5% हो सकता है। सो इस प्रकार के जो डेटा है उसको एनालाइज करता है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ एल्डरली इंडेक्स मेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अब एजिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस, इरिवर्सिबल एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, एज इफ वी डिडंट नो इट, राइट। तो बट यह है कि ये तो चलता ही रहेगा। सवाल यह है कि एज एट विच वंस प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्लाइंस एंड वन टेंड्स टू बी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, ये बेसिकली उस चीज को एजिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये सबके लिए सेम नहीं होता है, कुछ लोग 64 साल तक भी काम करते हैं, सम पीपल वर्क 70 ईयर्स ऑल्सो, बट अगर हम मोर और लेस देखे जाएं तो 18 साल से जो नीचे होता है उसको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं माना जा सकता, दैट पर्सन कैन नॉट वर्क, तो उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन में माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल एल्डरली पॉलिसी, गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि जो भी 60 साल से ऊपर है उसको एल्डरली माना जाएगा। सो देयर आर सम स्कीम्स, तो वो 60 साल से ऊपर लोगों के लिए अप्लाई होती है, जो भी एजेड लोगों के लिए होता है। भाई पीएफ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है तो 60 साल से ऊपर लोगों के लिए दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एल्डरली। तो हम यहां पे करेंगे 60। कई जगहों पर आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्टिव एज है वो 18 to 64 भी होती है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एल्डरली डिस्कस कर रहे हैं। सो बियॉन्ड 60 यू आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड यू आर बेसिकली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। तभी तो हमें पेंशन स्कीम्स की जरूरत पड़ती है, ताकि जब हम रिटायर हो जाएं और काम ना कर सके तब भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। अब सवाल ये है कि ये जो इंडेक्स बनाया गया है ये हमारी स्टेट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि अपनी अपनी स्टेट्स अपनी अपनी पॉलिसीज को डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, आपकी जो एजिंग पॉपुलेशन उसके ऊपर डिफाइन कर सके। जैसे अगर राजस्थान की पॉपुलेशन ज्यादा एज है, ज्यादा एजेड है, 15% ऑफ द राजस्थान पॉपुलेशन इज एजेड, वेयर एज लेट्स से कि महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो हाइपोथेटिकली 10% है, तो राजस्थान फोकस कर सकेगा ऐसी सोशल स्कीम्स पर जो कि उसको आज से 20, 25, 30 साल बाद जरूरत पड़ने वाली है। ये जो इंडेक्स था, इस इंडेक्स के अंदर स्पेसिफिकली 4 चीजों के ऊपर फोकस किया गया था, राइट। एवरी इंडेक्स हैज सम पैरामीटर्स। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग, हेल्थ सिस्टम एंड द इनकम सिक्योरिटी। दो इनकम सिक्योरिटी एंड द फाइनेंशियल वेलबींग आर एब्सोल्युटली एसोसिएटेड विद ईच अदर। और देन इन चारों के चारों जो पैरामीटर्स थे इसके अंडर क्या नाम है, इसके सब पैरामीटर्स थे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कहने का मतलब है कि भाई जो एजेड लोग हैं उनके हाथ में खुद का खर्चा करने के लिए कितना पैसा है। एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सोशल स्टेटस क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी है, उनके पास घर है या नहीं है, कोई वायलेंस तो नहीं फेस कर रहे हैं वो फैमिली मेंबर से, बेसिक हेल्थ उस समय कितनी है उनकी, साइकोलॉजिकल वेलबींग, राइट। कुछ एजेड लोग जो होते हैं वो वेल टू डू, काफी अच्छी तरह से प्रोडक्टिवली फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। सम पीपल गेट अलोन, तो उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में। एंड द सोशल सिक्योरिटी एंड द एनेबलिंग एनवायरनमेंट, क्या हमारे देश का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो एनेबल करता है हमारे जो एजेड लोगों की हेल्दी लाइफ के लिए। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर ये इंडेक्स बनाया गया। मोटा मोटी जो रिजल्ट्स हैं आपको उसके ऊपर फोकस करने के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि इसको अलग अलग कैटेगरीज में बनाया गया। तो जैसे राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश आर टॉप स्कोरिंग रीजन्स। तो सबसे पहले राजस्थान, एजेड स्टेट्स हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। ये तीनों की तीनों वो स्टेट्स हैं जहां पे एजेड पॉपुलेशन रिलेटिवली दूसरे स्टेट्स से ज्यादा है। एंड देन रिलेटिवली एज स्टेट्स, यहां पर नंबर 1 में हिमाचल प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिजोरम सबसे ऊपर है। ये डेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के लिए और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो इसके हिसाब से प्लान कर सके। द एजेड रेफर टू द स्टेट्स जिसमें एल्डरली पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग परसेंटेज के बेसिस पे नहीं है, हो सकता है भाई महाराष्ट्र बड़ी स्टेट है, उत्तर प्रदेश बड़ी स्टेट्स है, तो उसके हिसाब से क्या नाम है पॉपुलेशन अलग अलग है सारे के सारे स्टेट्स की। ये है सिर्फ किस बेसिस पे, तो राजस्थान वो वाली स्टेट्स है जहां पे 5 मिलियन यानी 50 लाख से भी ज्यादा एजेड लोग हैं। एंड वेयर एज रिलेटिवली एज स्टेट्स जहां पे लेस देन 50 लाख है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट्स जहां पे 50 लाख से कम एजेड लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा एजेड लोग हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऐसी स्टेट जिसमें 50 लाख से ज्यादा एजेड पर्सन है उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन, हाईएस्ट प्रोपोर्शन है राजस्थान की। सो दिस गिव्स अस एन इंफॉर्मेशन इन डेटा कि हमारे यहाँ पे कहां पे एजेड है, कहां पर ज्यादा एजेड है। सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की कहां जरूरत पड़ेगी। चंडीगढ़, मिजोरम, चंडीगढ़ हमारा यूनियन टेरिटरीज में है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिजोरम है। सवाल यह है कि सबसे पहले दो इस जो इंडेक्स है उसके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ द एजिंग। फेमिनाइजेशन का मतलब कि जो एजेड पॉपुलेशन होती है वो फीमेल्स उसके अंदर ज्यादा होती है। इन जनरली जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा होता है, 2 या 3 साल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एजेड लोग होते हैं उसमें फीमेल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, फेमिनाइजेशन ऑफ द एजिंग, जो कि हमारी कंट्री आने वाले समय में फेस करेगी अगले 20-30 सालों में, वेयर मोर वुमेन देन द मेन आर रीचिंग द ओल्ड एजेस।
दिस क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव या फिर जो इनकम वाला जो आदमी होता है, जिसको पेंशन आ रही होती है, दैट पर्सन इज यूजुअली द मेल, राइट, ट्रेडिशनली। लेकिन जो एजेड लोग हैं, जो लास्ट में और ज्यादा 5, 6, 7 साल, 10 साल जिंदगी काटते हैं, दोज आर फीमेल्स, सो दे विल बी मच मोर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, मच मोर इकोनॉमिकली इनसिक्योर। दूसरा, इनकम सिक्योरिटी, असली प्रॉब्लम यहां पे है। इंडिया हैज द वीकेस्ट सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम अपना जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 1% सोशल सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि भाई पेंशन, कोई इनकम का सोर्स, मेडिकल सिक्योरिटी, भाई मेडिकल अपना, क्योंकि एजेड लोग हैं उनके मेडिकल बिल्स ज्यादा होते हैं, तो उसका किस प्रकार का उनके पास मेडिकल एक्सेस अवेलेबल है, इंश्योर्ड है या नहीं है, ये सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रही है, और हमारे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी वीक होने का मतलब यह है कि जब कोई विपदा आती है ओल्ड एज में, तो पर्सनली खुद के पैसे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एंड एजेड लोगों के लिए वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर problems which are being highlighted through this index, which the governments and the society and the people also, because we are the young people, we are gonna get old in 2050. You'll get old 5 years after me, right? But we are going to get, so up 2055 में हो जाएगा. So you have to plan about your own social security also, and the government also needs to take that into account. अब इंडिया को young society कहा जाता है. Indeed, we have learned this word and used this word several times. Demographic dividend. Demographic dividend का मतलब सिंपल ये होता है कि जब प्रोडक्टिव, जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है, उसकी संख्या ज्यादा हो देन द अनप्रोडक्टिव वन, इकोनॉमिक अनप्रोडक्टिव वन, तो ऐसे में इस समय हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन मतलब कि हमारे पास काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, इनकम जनरेट करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब, इसका फायदा होता है इकोनॉमी में, राइट? व्हेन यू हैव मोर पीपल हु कैन वर्क, तो इकोनॉमी बेसिकली इंप्रूव होनी चाहिए। चाइना वॉज यंग इन 1980s और उसको अगले 30 साल तक इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हुआ, एंड हेंस दे बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। Similarly, India has at least 20 years to reap the benefits of this demographic dividend. अगर हमने नहीं किया, we'll be in much more trouble. क्यों? क्योंकि demographic dividend का मतलब फायदा, प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, but the old age population की जो डिपेंडेंसी है वो तो आनी ही आनी है। बट एज विद एवरी कंट्री गोज थ्रू दी फास्ट प्रोसेस, अब जिस भी कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वो 20 से 30-35 साल का समय होता है, बिकॉज दैट पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट एजेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, एंड देन इंडिया विल गेट ग्रेइंग कम एजिंग प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर सेवरल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जापान इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, चाइना पॉपुलेशन इज आल्सो एजिंग वेरी फास्ट, एंड दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि उनके वहां पर जो लोग काम करते हैं, वहां पर उतने ही डिपेंडेंट उनके ऊपर ज्यादा है। इसको बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन से जैसे अगर हम समझे, तो सपोज कीजिए कि आप एक फैमिली है वेयर योर फादर इज वर्किंग एंड यूर लाइक 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 4 ब्रदर्स, चार भाई बहन है और एक फादर थे। तो जब आप 2000 में थे, तो सिर्फ फादर अर्न करते थे, एंड हाउ मेनी पीपल वर डिपेंडेंट? मॉम एंड 4 किड्स, तो 5 लोग एक सैलरी पे डिपेंडेंट थे, राइट? अब जब ये 4 के 4 बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे गेट 25 years old, ये चारों के चारों वर्क करने लग जाते हैं, पापा रिटायर हो जाते हैं, सो नाउ द सेम फैमिली हैज 4 इनकम्स एंड 2 डिपेंडेंट। तो ये जो फायदा हुआ है, इसको कहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। यंग पॉपुलेशन बड़ी हो गई है, वर्क करने वाली है, बट आफ्टर अ व्हाइल दीज 4 पीपल विल ऑल्सो गेट ओल्ड, रिलेटिवली स्पीकिंग। इस प्रकार से वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ट्रांजिशन में बदल जाता है। इन लोगों की जो ये ओल्डर पर्सन हो जाएंगे, जब 20% पॉपुलेशन भारत की 2050 तक ओल्ड हो जाएगी, उनके लिए हमें पहले से जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम है या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली वाले, नेबरहुड वाले, हॉस्पिटल्स वाले, पेंशन वाले, गवर्नमेंट के सोशल स्कीम्स, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, विच इज बीइंग हाईलाइटेड बाय दिस इंडेक्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्ट बी रिवाइव्ड। अब इंडिया इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड फायदा कर रहा है, बट इट विल ग्रो ओल्डर, और उसके बाद जो लोग 65 से भी अधिक एज के हैं, दे विल बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एज पॉपुलेशन बाय 2050। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। अब एज राइट नाउ, बट 2001 में 7.4 था, वो बढ़ के 8.6 तो हो ही चुका है, बट 2050 तक ये 3% से भी 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 20-24% तक पहुंच सकता है, अकाउंटिंग फॉर दी 19.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। दिस इज दी बेसिकली द फोकस ऑफ दिस एल्डरली इंडेक्स। याद रखना कि इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने बनाया है, बट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के कहने पे बनाया था। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू कैन ऑलवेज अवेयर कि बेसिकली हु इज what was the role of these 2 institutions. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall be joining. If you do not need the PDF of this class, still this is the same Telegram channel that you shall join. Also, you can hit me on any of my social media. Have a nice day.